हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। थोड़ी सी वर्कशीट लेट है बेटा, सॉरी उसके लिए, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम था। मैं अभी घर पे आई हूँ, अभी आपके लिए बना रही हूँ। रात को भी मैंने काफ़ी लेट नाइट बनाई थी, 9th की तो पॉसिबल हो चुकी थी, आपकी नहीं हुई। सो सॉरी उसके लिए, बट मैं अभी भी करके दे रही हूँ आपको। इसके अलावा आपकी हिंदी की वर्कशीट्स जो मैं नहीं अपलोड कर पाई, वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर उनके सॉल्यूशंस डाल दिए हैं। तो आप क्या करोगे, उन सॉल्यूशंस को वहाँ से देख लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे दे दूंगी। दूसरा, आप इस चैनल का नाम भी जो है वो सर्च कर सकते हैं, जो हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है वही टेलीग्राम के चैनल का नाम है। तो वहाँ से आपको जो है वो सारे सॉल्यूशंस हिंदी के मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी ये भी सॉल्यूशंस मैं ट्राई करूँगी कि शाम तक, मतलब रात तक इनको भी डाल दूँ तो आप लिख आसानी से सको, ठीक है। सो आज हम वर्कशीट 34 करने वाले हैं। 22 सितंबर की आपकी वर्कशीट है, कल की है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। अब यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय तो हमने पढ़ लिया। अब 1848 में क्या हुआ था, यूरोप जो अपनी लोकतांत्रिक और राष्ट्रवादी सोच है ना, उससे दूर होना शुरू हो गया था। क्यों शुरू हो गया था? क्योंकि जो रूढ़िवादी आए थे उसके अंदर, पिछले में हमने पढ़ा था ना कि नेपोलियन का जो कोड था, नेपोलियन की जो संहिता थी, उसको हटाकर दोबारा से जो रूढ़िवादी विचारधारा है, कंजर्वेटिव जो था, वो लागू कर दिया गया था, ठीक है। तो अब वो क्या करते थे, रूढ़िवादी लोग जो राष्ट्रवादी भावनाएं थी ना, उनका इस्तेमाल करते थे किसके लिए? राज्य की सत्ता को बढ़ाने के लिए, ठीक है। अब जो जर्मन के लोग थे ना, 1848 ईस्वी के अंदर, मध्य वर्ग के जर्मन के जो लोग थे, 1848 ईस्वी में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक राष्ट्र राज्य बनाने का जो प्रयास जो किया था। मध्य वर्ग वाले जो थे 1848 में, उसने जर्मन का एकीकरण करने की ट्राई की थी, लेकिन उनको दबा दिया गया किसके? राजशाही और फौज के द्वारा, दोनों की ताकत ने मिलकर उनको दबा दिया। इसके पश्चात प्रशा के राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। इसके बाद में क्या हुआ, प्रशा ने क्या किया था, राष्ट्रीय एकीकरण का जो नेतृत्व था, आंदोलन का जो नेतृत्व था, वो कारभार जो था वो अपने कंधों पर लिया और एक जो आंदोलन है वो शुरू किया। उस आंदोलन से हमें दो चीजें देखने को मिली। पहला था जर्मनी का एकीकरण और दूसरा था इटली का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण हमारा 1866 से लेकर 1871 तक हुआ था, और इटली का एकीकरण 1859 से लेकर 1870 तक हुआ था, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? अब देखो, जर्मनी के एकीकरण में हुआ क्या था। एकीकरण प्रशा के नेतृत्व में हुआ था, प्रशा ने कारभार संभाला था, वो नेतृत्व करते थे, वो गाइड करते थे लोगों को। दूसरा, प्रशा के प्रमुख मंत्री ओटो वन बिस्मार्क ने राष्ट्र निर्माण में भूमिका अदा की। तो प्रशा के जो प्रमुख मंत्री थे ओटो वन बिस्मार्क, उन्होंने राष्ट्र के निर्माण में, एकीकरण करने में एक अपनी प्रमुख भूमिका निभाई। 7 सालों के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस से 3 युद्धों में प्रशा की जीत हुई। 7 सालों के अंदर प्रशा ने 3 युद्ध जीते। कौन कौन, किस किस के साथ? ऑस्ट्रिया के साथ, डेनमार्क के साथ और फ्रांस के साथ। इसके साथ ही जो एकीकरण की प्रक्रिया है वो उन्होंने शुरू कर दी, ठीक है। 1871 में केसर विलियम प्रथम जो थे, वो नए साम्राज्य के, यानी कि एकीकृत जर्मनी का जो नया सम्राट था वो कौन था? 1871 में आया था। कौन? केसर विलियम प्रथम, ठीक है। जर्मनी के एकीकरण ने यूरोप के में पर्शिया को महाशक्ति के रूप में स्थापित कर दिया था। अब जर्मनी का जो एकीकरण हो गया था, उन्होंने काफी युद्ध जीत लिए थे और एकीकरण की जो प्रोसेस था उसको भी खत्म कर दिया था, प्रक्रिया को। तो वो एक पूरी महाशक्ति बन के उभर रहे थे, ठीक है। नए जर्मन राज्य में मुद्रा, बैंकिंग व न्यायिक व्यवस्थाओं में आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया। अब काफ़ी सारे सुधार जो है वो बैंकिंग में, न्याय व्यवस्था में, और उसके अलावा जो हमारी आप बोल सकते हो कि मुद्रा जो होती है, ठीक है, उसके अंदर काफ़ी सारे सुधार जो है वो किए गए, उनका आधुनिकीकरण किया गया। उनके अंदर जो सुधार चाहिए थे समय के साथ वो किए गए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इटली के एकीकरण की। इटली अपने एकीकरण से पहले 7 अलग अलग राष्ट्रों में बटा हुआ था, ठीक है। 7 अलग अलग राष्ट्रों में इटली का जो था बटा हुआ था। 1830 के दशक में जो जिप्सी सैनी थे, जिनके बारे में हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा, उन्होंने इटली के एकीकरण के लिए कार्यक्रम जो था वो प्रस्तुत किया। बट 1830 और 1848 के विद्रोह जो थे वो असफल हो गए। एकीकरण का जो वो एकीकरण करना चाहते थे, उन विद्रोह को करके वो सफल नहीं हो पाए, वो असफल हो गए। बट क्या हुआ, 1859 में फ्रांस के सिरडानिया पिडामोंट ने एक चतुर कूटनीतिक संधि की, जिसके माध्यम से उसने ऑस्ट्रियाई बलों को हरा दिया। अब 1859 में क्या हुआ, फ्रांस जो था ना, उसके साथ में एक जो सिरडानिया पिडामोंट था,
ठीक है। उन्होंने कूटनीति वाली मतलब एक जाल बुन के, मतलब उसको फंसा के, जैसे अपने महाभारत में शकुनी देखा था ना, उस टाइप जो एक संधि जो थी वो की थी, जिसके कारण क्या हुआ था, वो ऑस्ट्रिया को हरा सके थे। उन्होंने फ्रांस के कान भरने शुरू कर दिए और उसको अपनी तरफ कर लिया और ऑस्ट्रिया को हरा दिया, ठीक है। 1861 में एम्यूल द्वितीय को क्या बनाया गया, एकीकृत इटली का पहला राजा बनाया गया, ठीक है। आपको समझ आ गया इटली और जर्मन। अब दो महान शख्सियतें दी हुई हैं हमें नीचे। पहला तो है काउंट कैमिलो दी काउर और दूसरा है जेसोपी गैरिबॉल्डी, ठीक है, गैरिबॉल्डी। अब ये पहले जो महान शख्सियत थे ये हमारे सिरडानिया पीडामांड के प्रमुख मंत्री थे। इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया था। इन्होंने आंदोलन का नेतृत्व जरूर किया था, बट ना तो ये क्रांतिकारी थे और ना ये जनतंत्र में विश्वास रखने वाले थे। फ्रांस के साथ इन्होंने ही वो चतुर संधि जो है वो की थी, ठीक है। ये कूटनीति जो थे वो इन्होंने की थी। यही जो है वो शकुनी थे पुराने जमाने के, ठीक है, मतलब शकुनी के बाद के थे। वैसे तो अगर हम देखें तो ये शकुनी की तरह काम करते थे, कूटनीति से काम करते थे, ठीक है। अब उसके बाद में हमारे पास है जूसेपी गैरिबॉल्डी। यह नियमित सेना का हिस्सा नहीं था, ये किसी सेना का हिस्सा नहीं था। इसने इटली के एकीकरण के लिए सशस्त्र स्वयं सेवकों का नेतृत्व किया। स्वयं सेवक मतलब जो लोग जाते हैं कि हाँ हमने सेवा करनी है, जैसे हमारे यहाँ पे आरएसएस होता है, ठीक है, तो लोग वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे उनको ट्रेनिंग्स दी जाती हैं कि कैसे कैसे सिचुएशंस के अंदर आप सरवाइव कर सकते हो, ठीक है। या आपने ये देखा नहीं होगा, आप देखना 26/12 वाला हमला, एक मूवी बनी हुई है उस पर, आप वो देखना। उसमें आपको दिखाया जाएगा कि कैसे जो है वो आतंकवादियों को ट्रेन किया जाता है गलत गलत भावनाएं भर के, ठीक है। तो वो उनकी कूटनीति होती है कि वो उनको भड़काते हैं, पर उन्होंने ऐसा तो नहीं किया था। पर वो जो होते हैं ना वो आतंकवादी बनने के लिए खुद आते हैं कि हाँ, फिर उनको ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। वो उनकी चाहे 70 मजबूरियां होती हैं पर वो आते हैं। तो वैसे ही क्या हुआ कि स्वयं सेवकों को जो खुद सेवा करना चाहते थे उनको उन्होंने क्या किया, ट्रेन किया। 1860 में ये दक्षिण इटली और दो सिलसिलियों के राज्य में प्रवेश कर गए और स्पेनिश शासकों को हटाने के लिए स्थानीय किसानों को समर्थन पाने में सफल रहे। 1860 में पहले तो ये दक्षिणी इटली और जो सिलसिलियन थी यानी कि उसके स्लाइसेस जो थे उनमें प्रवेश किए और वहाँ पे जो किसान थे, स्थानीय किसान थे, उन्होंने इनका समर्थन किया और स्पेनिश शासकों को बाहर निकाल दिया इन्होंने। उसने दक्षिण इटली और सिलसिली का जो राजा था वो एम्यूल द्वितीय को सौंप दिया और इसी प्रकार इटली का एकीकरण जो है वो संभव हो सका, ठीक है। समझ आया आपको? आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं इसके 4 क्वेश्चंस को। सॉल्यूशंस पे मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इटली का एकीकरण पर एक निबंध लिखिए। तो इटली का एकीकरण सन 1815 ईस्वी में इटली पर नेपोलियन बोनापार्ट के राज्य के अंत होने वाले वियना कांग्रेस के साथ आरंभ हुआ था और 1870 में विक्टोरिया एम्यूल की सेवाओं द्वारा रोम पर कब्जा होने तक चला था। 19वीं शताब्दी में इटली में एक राजनीतिक सामाजिक अभियान की शुरुआत हुई जिसने इटली को विभिन्न प्रायद्वीपों को संगठित करके एक इतालवी राष्ट्र बना दिया। इसे इटली का एकीकरण कहा गया। 1861 में विक्टर एम्यूल द्वितीय को एक समग्र इटली का राजा जो है वो घोषित किया गया, ठीक है। उसके बाद में एकीकृत जर्मनी का राजा कौन था? पहला राजा, ठीक है, वो था कैसर विलियम प्रथम, ठीक है। उसके बाद में है जर्मनी एकीकरण की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो पहला है जर्मनी का एकीकरण प्रशा के नेतृत्व में हुआ था। दूसरा है बिस्मार्क जर्मन साम्राज्य का प्रथम चांसलर तथा तत्कालीन यूरोप का प्रभावी राजनेता था। वह ओटो फॉन बिस्मार्क के नाम से अधिक प्रसिद्ध था। उसने राष्ट्र के निर्माण में प्रमुख भूमिका अदा की थी। 7 वर्षों के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में प्रशा की जीत हुई और जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। उसके बाद में 1871 में कैसर विलियम प्रथम को नए साम्राज्य का राजा घोषित किया गया। जर्मनी के एकीकरण में यूरोप में पर्शिया को महाशक्ति के रूप में स्थापित किया। नए जर्मन में राज्य में मुद्रा, बैंकिंग और न्यायिक व्यवस्थाओं के आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, आपको ऐसा क्यों लगता है कि 1848 के बाद यूरोप लोकतंत्र एवं राष्ट्रवाद से जुड़ाव से दूर होता चला गया? तो इसके अंदर है 1848 के बाद यूरोप राष्ट्रवाद का राजतंत्र एवं क्रांति से अलगाव होने लगा, क्योंकि नेपोलियन की हार के पश्चात राज्य की सत्ता को बढ़ाने के लिए रूढ़िवादियों ने अक्सर राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल किया।
इसी तरह राज्य की सत्ता बढ़ाने और पूरे यूरोप को राजनीतिक प्रभुसत्ता स्थापित करने के उद्देश्य से रूढ़िवादियों ने अक्सर राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल किया, जिसका परिणाम यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र और क्रांति से अलगाव के रूप में परिलक्षित हुआ। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। सो ये है क्वेश्चन नंबर 4। देन मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3। ये लास्ट 2 पॉइंट्स हैं, ये फर्स्ट 3 पॉइंट्स हैं, इसके साथ क्वेश्चन नंबर 2 एंड दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 1। इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पे खत्म होती है।